प्रायोरिटीज है। सबसे ज़्यादा सब कुछ हाँ। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज कोच। So I guess coach का role होता है कि he orchestras everything, you know. Yes. He involves everyone in the loop so that at the end central में it is athlete who should be benefited out of that. कोचिंग तो कुछ भी Definitely. कमी आ जाए एक प्लेयर का, तो उसके सजेशन के लिए हम लोग इतने लोगों की मदद लेना ही। तो सर जैसे ही स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एथलीट सेंट्रिक, कोच लीड और सिस्टम ड्रिवन अप्रोच अगर हो तो हमें यही अप्रोच के साथ में अब इंडियन जो स्पोर्टिंग सिनारियो है वो काम कर रहा है, तो अभी आने वाले टाइम पे इंडियन जो स्पोर्टिंग है वो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी और अच्छा करेगा। सही है, पर हमारे पास ऑलरेडी एथलीट्स ही है, उनका एक्सपीरियंस। आर्या शी इज़ फ्रॉम केरला एंड शी इज़ नेशनल लेवल मेडलिस्ट एंड शी इज़ गेटिंग ट्रेन फॉर फेंसिंग इन संस्कार धाम। आर्या, आपका कुछ एक्सपीरियंस है कि जे आपको कभी इंजरी आया आपके करियर में, आपके स्पोर्ट्स में, कुछ शेयर हमारे साथ कीजिए। मेरे को इंजरी आया कि जब हम फेंसिंग में मोस्टली लॉन्चर्स करता है तो वो जैसे सिंह सर ने बताया जैसे हील में ही होते हैं, तो हील में तो एमस्ट्रिंग और शीन पेन पे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो ऐसे जैसे लॉन्च चेंज होता है तो रिकवरी होती रहती है, एक हफ्ता एक महीने ऐसा होता है रिकवरी टाइम लेने। फिर वो जैसा फिजियोथेरापिस्ट के हेल्प से हम रिकवरी करते हैं और जैसे हमारा डाइटिंग और Good. I hope you are not so shy in the fencing. You are behaving like a fighter in that. That's the reason why you are bagging the medals for the nation. So we have one more star of this national games, प्रीति यादव। प्रीति यादव, आपको कुछ इंजरीज या कुछ एक्सपीरियंस आपका आपके स्पोर्ट्स करियर में वो आप कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा मेन तो मेरा बैक पेन का इंजरी थी, उसकी वजह से मैंने फिजिकल ट्रेनिंग 3 साल तक बंद की। 3 साल? हाँ। तो एक जो रहता है एक प्लेयर के बॉडी में, वो एक बैकबोन है। वो इंजरी हो जाए तो ज़्यादा देर तक हम लोगों को रिकवरी करने की ज़रूरत है। जैसे एंकल का हो या हील का हो, शायद 1-2 फिजियोथेरेपिस्ट के मिलने के बाद हो जाएगा, बट ये बैकबोन जो होता है ये मेन है हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए। वो अगर इंजर हो जाए तो बाकी कुछ भी नहीं काम करेगा। जैसे व्हीकल का चार्सी चला गया, टायर का किस काम का, ऐसे ही बोला। ऐसे चार्सी जैसा है वैसे बैकबोन है। जैसे मैं इसने कहा था, लड़की ने बैकबोन चला गया 3 साल, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं लगेगा कि छोटा छोटा इंजरीज के लिए हम लोग जल्दी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बैकबोन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम लोगों को बहुत टाइम लगा सकता है। 3 साल ब्रेक लेने के बाद आपने वापस ट्रेनिंग कब स्टार्ट किया? ट्रेनिंग तो मैंने फिजिकल ट्रेनिंग तो अभी 6 महीने पहले से ही प्रॉपरली चालू की, सर के गाइडेंस से भी चालू की है। ठीक है। बहुत ही टफ था वो, फिजिकल नहीं होता था तो शूटिंग भी बहुत अच्छा नहीं होता था। ओके। फिर कोच ने कहा कि फिजिक ऑर्थोपेडिक से बहुत ली थी हमने, एक्सरे भी कराया, सब दवा तो बहुत चालू की थी, लेकिन कुछ कंफर्टेबल नहीं लगा। ठीक है। तो फिर हम सर की ट्रेनिंग बदली, फिर उनकी जो उन्होंने गाइडेंस किया उसके हिसाब से फिर मैंने एक्सरसाइजेस सब चालू की और सर ने ट्रीटमेंट चालू की। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी चालू की फिजिकल ट्रेनिंग। सो हार्दिक पटेल, आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स, आई थिंक ऐसे ऐसे एथलीट्स, तो आप उनको कैसे क्योर करते हो, उनको कैसे बैक टू गेम आप उनको? तो जैसे हम फर्स्ट जैसे हमारे पास एथलीट्स आता है अगर इंजरी लेके, तो हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि इंजरी माइनर है या फिर मेजर। अगर मेजर इंजरी है तो हम लोग ओपिनियन लेते हैं, तो हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन कि या फिर स्पोर्ट्स आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन और जो फील्ड में कंसर्न एक्सपर्ट है उनका फील्ड ओपिनियन लेते हैं कि भाई ये केस में हम उसको कैसे आगे की काम उसमें कर सकते हैं हम। अच्छा, जैसे सर ने बताया कि ACL इंजरी कंप्लीट टीयर है, तो बेटर है कि टाइम आप वेस्ट मत करो उसके ऊपर, गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, इन्वेस्टिगेशन के साथ में आपने प्लान किया है, उसके बाद में सपोज ACL रिकन्स्ट्रक्शन प्लान आउट हुआ, उसके बाद में आप अच्छी तरह से रिहेब करके एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं।
इन ये मेजर इंजरी का हुआ। तो मेजर इंजरी में सारी टीम वर्क करती है, जैसे आफ्टर द सर्जिकल रिहेबिलिटेशन के बाद में पूरी टीम की उसका बॉडी कंपोजिशन स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। बाकी साइमल्टेनियसली जो अदर सिस्टम है कि जैसे हमारा सपोज लेग का ऑपरेशन हुआ है, नी का ऑपरेशन हुआ है या फिर शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जो अदर एनर्जी सिस्टम है जैसे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है वो ब्रेक डाउन ना हो। दूसरे कंपोनेंट के ऊपर एसएनसी जो एक्सपर्ट है, एसएनसी टीम है, वो हेल्प करती है कि कैसे उनका प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए ताकि वो एज अर्ली एज पॉसिबल जो अपना रिटर्न टू स्पोर्ट्स होता है उसमें अपना गेम में अच्छा कमबैक कर सके। और जो माइनर और माइक्रोटोमाज होते हैं तो हम यहाँ पे ऑन फील्ड उसको मैनेज करते हैं संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी में। जैसे एवरी फिजियोथेरापिस्ट जो फील्ड पे अपना वर्क करता है कि जैसे वार्म अप एंड कूल डाउन मॉनिटरिंग करना, इन बिटवीन एथलीट्स को एजुकेट करना कि आप करेक्टिव जो विद द सपोर्ट ऑफ कोचिज एंड ऑल थिंग्स कि कैसे आपको लैंड करना है, बार मैकेनिकल एस्पेक्ट एंड ऑल थिंग्स। ये चीज़ साइमल्टेनियसली रिकवरी एस्पेक्ट के ऊपर की जैसे आपके सेशन हुए, सेशन के बाद में आप कितना स्कोर कर रहे हो कि आपको मसल कितने टाइटनेस है। तो ये जो सर्काडियन रिदम है कि आप कितना अपने आप को नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी कर रहे हो, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एथलीट्स का। तो हम माइनर और माइक्रोटोमा वो ऑन फील्ड बेस मैनेज करते हैं एज वेल एज ऑफ फील्ड क्लिनिकल बेस। तो जैसे अगर फील्ड पे इंजरी हुई, मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो आइडेंटिफाइड किया कि ये टाइम पे उसको नॉर्मल आप टैपिंग करके या फिर मैनिपुलेशन करके रिलीज करके अभी उसको ट्रेनिंग के लिए एबल कर सकते हो कि नहीं। वो सिनारियो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंजरीज क्या है। अगर आप उसको मोर इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए तो कम बैक टू द स्पोर्ट्स संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर। तो वहाँ पे उनका डिटेल्स में असेसमेंट होता है और डिटेल्स असेसमेंट के बाद में उनका ट्रेनिंग मॉडिफिकेशन होता है माइनर और माइक्रोटोमा में। जैसे सीइंग स्प्लिंट है तो सर ने भी बताया कि एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के। तो ट्रेनिंग मॉडिफिकेशन के साथ में आप कैसे इंजरी को रिकवर करते हो उसके ऊपर पूरे टीम का अप्रोच रहता है ये चीज़ें। तो संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी में वी हैव अ एडवांस स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर सेटअप। तो हम लोग काम करते हैं कि जैसे इंजरी के फेजेस रहते हैं, एक्यूट फेज हुआ तो वहाँ पे सूजन वगैरह आती है, जब एथलीट गिर गया फिर कुछ इंजरीज हुई तो सूजन वगैरह आती है। तो सूजन के लिए कोल्ड क्रायो कंप्रेशन थेरापी है कि जहाँ पे आप इमीडिएटली क्रायो इंटरमीडिएट आइसिंग करके आप उसको इन्फ्लामेशन फेज है एज अर्ली एज पॉसिबल आप रिडक्शन कर सकते हो। उसके बाद में जो ऑप्टिमल लोडिंग में आप सपोर्ट करके उसको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को प्रिवेंट करके फिर आप उसको कर सकते हो। तो हमारे पास जैसे एडवांस लेज़र थेरापी है, शॉकवेव थेरापी है, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में एथलीट्स को जितना हो सके उतना फिट करके उसको एज अर्ली एज पॉसिबल बैक टू द रिटर्न ट्रेनिंग पे लाने का ट्राई करते हैं। So I guess फिजिकल रिकवरी के साथ साथ आई गेस इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि एथलीट का साइकोलॉजिकल रिकवरी जो कि एक एस्पेक्ट है विच अ लॉट ऑफ कंट्रीज have not addressed yet and India is slowly addressing that. We have expert psychologists with us, Ms. Kala. So please आप बताइए कि how is psychological impact? Please tell us. Hi everyone. So I think जैसे डॉक्टर सर ने बताया कि इंजरी जो होती है वो फिज़िकल तो पेन है ही पर साथ में इमोशनल स्ट्रेस भी रहता है। आई एम श्योर दोनों एथलीट्स ने काफ़ी फेस किया होगा। सबसे पहले तो इंजरी होने के टाइम पे ही एथलीट को आइडिया ऑलमोस्ट आ जाता है कि कितना पेन है, क्या हो रहा है, कितने टाइम तक शायद नहीं खेल पाएंगे। तो जो ये चेन ऑफ थॉट्स है वो कंटिन्यू रहते हैं एंड नॉट जस्ट इंजरी के टाइम पे, इवन रिहैब के टाइम पे काफ़ी सारे थॉट्स रहते हैं जैसे हम स्पोर्ट्स में वापस आ पाएंगे कि नहीं, हमारी रिकवरी अच्छे से होगी कि नहीं। सो ये सब पूरा मेंटल साइड ऑफ इंजरी है। तो वहाँ पे एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल रहता है कि कैसे हम एथलीट्स को पहले तो अपना इंजरी का जो सिचुएशन है वो कैसे एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक हीलिंग भी अच्छे स्पीड से नहीं होगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ऐसा बताया था कि काफ़ी सारे ACL इंजरीज़ में जब
एथलीट्स ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एंजाइटी या ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स के साथ जाते थे तो उनका हीलिंग बहुत स्लो हो जाता था. सो दिस शोज़ कि कैसे आपका माइंड एंड बॉडी दोनों कनेक्टेड है. सो दिस ये मैंने क्लिनिकली भी बहुत ऑब्जर्व किया है. जो भी एथलीट्स अपनी रिहैब में पॉजिटिव रहते हैं, ट्रस्टवर्दी रहते हैं कि दे विल गेट बैक टू देयर स्पोर्ट्स and they which are part of their recovery with the physiotherapist, they get a lot better results when it comes to athletes who have lot of doubts, lot of anxiety, lot of depression कि I won't be able to go back. So this I will absolutely agree with you कि जो athletes positive रहते हैं कि नहीं I will make a comeback on this, they have lot better results. So जितने भी viewers हैं उनमें जितने athletes हैं मैं उनको एक message देना चाहूँगा कि if touchwood you have some injury, be extremely positive about it that you will come out of it. Looking at the science which is advanced and looking at the techniques which we have, definitely there are a lot of treatment options. So don't lose hopes if you have an injury that this is your last one. And with the help of psychologists, I guess you can also get away with the mental block. So I completely agree. I have one question for psychiatrist. बहुत सारे players it's majorly seen के no I don't want to go with the psychiatrist. तो किसी को बताएंगे how they will react. So उसके बारे में आपका कुछ मैसेज हमारे एथलीट्स के लिए और कैसे आप उनको ट्रीट करते हैं जो भी एथलीट्स आपके पास आते हैं, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका कैसा रहता है उसके बारे में कुछ. सो आई थिंक जब भी साइकोलॉजी का मेंशन भी होता है सभी काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं. बट आई थिंक आज के टाइम में लोग ओपन अप भी हो रहे हैं, पेरेंट्स भी थोड़े बहुत अवेयर हैं कि ऐसी टाइप की सर्विसेज विच इज़ रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ, तो ये उनके बच्चों को हेल्प करेगी. इवन कोचेस भी एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से नॉट जस्ट परफॉर्मेंस वाइज बट इवन ड्यूरिंग इंजरीज भी हमारी हेल्प से उनके एथलीट्स को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. सो आई थिंक थोड़ा सब ओपन अप हो रहे हैं, इवन अवेयरनेस भी बढ़ रही है. सो एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बस यही ट्राई रहता है मेरा कि पीपल फील ओपन, क्योंकि मैं मेरे एथलीट्स को भी यही बोलती हूँ कि आप मेरे पास आओगे या किसी भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो ऐसा नहीं है कि हम आप में कुछ गलत है ऐसा बोलेंगे, बट एक नई चीज़ आप में आपको जानने को मिलेगी. शायद एक नया एंगल जो आप में है कहीं अंदर दबा हुआ वो आपको देखने को मिलेगा. सो जस्ट बी ओपन. अगर आपको लगे कि कुछ इश्यू है या कुछ क्लैरिटी चाहिए आपके थॉट्स के लिए तो डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं. एंड एज फार एज इंजरी या किसी भी ट्रीटमेंट का प्लान ऑफ एक्शन रहता है तो स्टार्टिंग में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एथलीट, उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन से स्पोर्ट से है, ऑल्सो उनका इकोसिस्टम क्या है, वो भी साथ में डिपेंडिंग कि उनको कौन से इश्यू पे काम करना है, कौन से एरियाज जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, परफॉर्मेंस बढ़ाना है, नेगेटिव थिंकिंग कम करनी है, फोकस बढ़ाना है. सो कौन से एरियाज है जिसमें उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ फिर यूज़ करते हैं. गुड. सर आपके पास जो एथलीट्स जो फीमेल एथलीट्स आती है जब सीवियर इंजरी होती है जैसे कि इन्होंने बताया, तो उनका एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होता है, आप उनको कैसे रिकवर होने में हेल्प करते हो सो दैट दे कैन गेट बैक टू देयर गेम एज सून एज पॉसिबल, तो उसके लिए आप कैसे? पहले तो हम जैसे रजनीश सर ने कहा उनके ऊपर ज़्यादा रिपीटेशन से वो करवा के हम लोग उनको 1 या 2 साल में भगाने के लिए नहीं करवाते. तो उन लोगों को रिकवर करने आना है, तभी रिकवर करके आएंगे, तभी प्रैक्टिस होगा. जैसे हम कह सकते हैं कि पूरा बॉडी चाहिए हमको, तो इसके लिए हमको दिमाग से भी खुश, पेट से भी खुश और इंजरी से भी खुश. तभी अगर बच्चा सभी शेयर कर सकता है साइकोलॉजी से अपना फैमिली का, इमोशनल का, तो दिमाग से खुश है तो हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए भी सही होता है. जब बच्चा पेट से खुश हो, हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई ईट, व्हाट आई ड्रंक, हाँ वो सेटिस्फाई है तो वो भी कर सकता है. अभी मैं इंजरी के लिए एक सपोर्टिंग है तो मिलेगा सपोर्टिंग, कुछ डरने की बात नहीं है.
तब निकालो, बस कंसंट्रेट करो, इतने में हम लोगों को कोचिंग करने में ईजी रहता है। ठीक है सब ऐसे। सो ये पूरा इससे टीम या इट्स टीम वर्क। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक एलिमेंट इस डिस्कशन में मिसिंग है, वो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजरी प्रिवेंशन हो या रिहैबिलिटेशन हो, आज हमारे साथ नहीं है, बट वो भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले तो करते जरूरी हैं। होता है सर, स्ट्रेंथ भी जरूरी हर गेम में होती है। विदाउट इक्विपमेंट का हो तो भी अपना बॉडी स्ट्रेंथ तो जरूरी है, जाहिर है। जैसे जिम्नास्टिक के लिए या जिम्नास्टिक के लिए कोई वेपन की या कोई आइटम्स की नहीं, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ चाहिए। जंपिंग स्पेशली इन फीमेल एथलीट्स हमारा फोकस इंजरी प्रिवेंशन में स्ट्रेंथ ऑफ हैमस्ट्रिंग्स बहुत रहता है, बिकॉज उनमें नी इतना स्टेबल नहीं है। सो हमारा फोकस इज अ लॉट इन फीमेल एथलीट्स दैट दे स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन स्ट्रेंथनिंग देयर हैमस्ट्रिंग्स एंड कोर, जिससे कि इंजरी प्रिवेंशन होती है, स्पेशली फॉर फीमेल एथलीट्स। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। So now we have some myths to clear for our followers. So हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स है। सबसे पहले तानिया, so calorie deficit is the only way to lose weight. नहीं, ये Little louder. Now you have to be little louder. नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप खुद को कैलोरी डेफिशिएंट कर रहे हो तो आप अपनी पूरी बॉडी की होम्योस्टैसिस बिगाड़ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए आपकी कैलोरी डिमांड क्या है। अब ये आपको खुद से पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास आना पड़ेगा। बिकॉज हम बॉडी कंपोजिशन करते हैं, हम आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी, आपकी ड्यूरेशन सब कुछ मेजर करते हैं, आपकी बॉडी की असेसमेंट करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड वो भी डिपेंड, एक दिन सपोज मैंने आज सुबह ट्रेनिंग किया, शाम को ट्रेनिंग किया, आज मेरा कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 2500। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं मतलब बहुत ज़रूरी नहीं कि कल मेरी जो ट्रेनिंग है उस पर भी मुझे 2500 कैलोरी ही चाहिए। तो जब आप वेट लॉस करोगे उसके लिए प्रॉपर आपके पास प्लान्स होने चाहिए। वेट लॉस हम अगर कैलोरी डेफिशिएट करके कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में एक तो हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिस पर आप फोकस ही नहीं करते। जब भी हम खेलने जाते हैं या मोस्ट ऑफ टाइम एथलीट्स मुझे जो क्वेश्चंस करते हैं, मैं एक एथलीट हूँ, मेरे प्रोटीन सप्लीमेंट मुझे रिकमेंड कीजिए। तो प्रोटीन आपके बॉडी में कभी भी वर्क नहीं कर सकता अगर आपके पास सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं जो मेजर वर्क करते हैं हमारे बॉडी में। तो अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हो तो आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाओ, उनसे सजेशंस लो कि आपकी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको कितना सोडियम भी आपको कितना लेना है, तो अदरवाइज़ आपके वो वेट लॉस नहीं होगा, आपकी मसल डैमेज होंगे, आपके बॉडी वाटर लेवल कम हो जाएगा। और हमारे बॉडी 70% वाटर है, हम जब उसको कम करेंगे तो हमारे पूरे बॉडी की होम्योस्टैसिस बिगड़ जाएगी। जैसे सर ने मेंशन किया था एथलीट, फीमेल एथलीट ट्रायल में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोरी डेफिशिएंट डाइट करना। अब मोस्ट इवन नॉट ओनली फीमेल एथलीट्स, अब ह्यूमन मतलब फीमेल्स में ट्रेंड हो गया कि मुझे स्लिम एंड ट्रिम रहना। एंड स्लिम एंड ट्रिम आप कैसे रह सकते हो? वेट लॉस से नहीं, आपको हेल्दी रहना है। अब जब हेल्दी रहने की बात आती है तो मतलब आपकी बॉडी की हर एक कंपोनेंट बैलेंस में होना चाहिए। हम वेट लॉस करते हैं, हम मसल लॉस करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो किडनी फंक्शन है उसको बिगाड़ देते हैं, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाता है, हमारी बॉडी की हार्मोन की लेवल्स ठीक नहीं होते हैं। तो वेट लॉस एक प्रॉपर प्लानिंग से करना होता है। जैसे आप ऑपरेशन के लिए किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग्स होती है, डेफिनेटली वेट लॉस भी वैसे ही होता है। आपकी बॉडी की हर एक पार्ट हमें असेस करना पड़ता है, आपकी एक्टिविटी हमें असेस करना पड़ता है। One more is protein is the only option to gain weight. नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि वेट लॉस का प्रॉपर प्लान्स होते हैं, वैसे वेट गेन का भी प्रॉपर प्लान्स होते हैं। अब हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम फैट तो छोड़ ही रहे, क्योंकि फैट हमें मतलब हमारा एक थॉट है कि फैट मतलब ही खराब है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है। जैसे हमारे बॉडी, हमारा थंब प्रिंट अलग है, वैसे हमारे गट्स के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे गट माइक्रोबायोम होते हैं, वो भी सबके अलग होते हैं। तो हमारा एक्टिविटी अलग है, हमारे मेटाबॉलिज्म अलग है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम चीज़ सबके लिए काम करेगा?
मैं प्रोटीन ले रही हूँ, मैं बाकी सब खाना छोड़ दिया, मेरा वेट गेन नहीं होगा। एंड वेट गेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तभी आपके मसल करेगा, और डाइट न्यूट्रिशन आपको उस फील्ड में सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये कभी भी नहीं होता कि आप प्रोटीन ले रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आपका वेट गेन होगा। हर एक न्यूट्रिएंट की अपना अपना रोल होता है। सपोज़ मैंने कैल्शियम नहीं ले रही हूँ, मेरे बोन्स वीक होते जा रहा है और मैं एक्टिविटी पे फुल एक्टिविटी कर रही हूँ, मेरा इंजरी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। So it should be a balanced diet. Yeah, it should be a balanced diet And- always. Yeah. आपको पता होना, एंड वन मोर थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एथलीट्स के लिए हम स्पेशल डाइट क्यों बना रहे हैं, मतलब जैसे हम सब एक फील्ड है, अपने सबका इंडिविजुअल डिसिप्लिन, पर एथलीट्स के लिए हम लोग मतलब एक अलग से बाउंड्रीज क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि सेडेंटरी पीपल की बॉडी और एथलीट्स की बॉडी बहुत अलग है। जहाँ पे हमारा +-70 हार्ट बीट को नॉर्मल माना जाता है, वहाँ पर एथलीट्स के लिए 50 to 55 नॉर्मल मानते हैं। तो यहीं पे हमें पता चलता है कि कितने अलग हैं। कंप्लीटली एग्री। मेरे पास जितने भी एथलीट्स आते हैं, मैं थोड़ी हिस्ट्री लेता हूँ उनकी, फूड हैबिट्स के बारे में जानता हूँ। सो मैंने सबका ये नोटिस किया कि अगर जो वो गेम खेल रहे हैं या जो कोई सीजन मैच में है या ट्रेनिंग में है, तो दे आर ओके टू चीट देयर मील्स अ बिट। बट अगर जो खेल नहीं रहे तो दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फूड इनटेक दे हैव। सो हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। सो द डेज दे आर नॉट वर्किंग आउट, उस दिन वो डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। बट अगर जो कोई सीजन मैच या खेले तो उसमें वो एक आध दो चीट मील ले लेते हैं, बिकॉज उनकी कैलोरी इनटेक हर दिन के लिए आप कंसिडर कर सकते हो कि अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग क्या चल रहा है, कि आपकी बॉडी की कौन सी मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग जब इनके असेसमेंट लेते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर, नॉन एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो हम कंसिडर नहीं कर सकते डेली एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर सही है। So हमारे फिजियोथेरापी